हेलो बच्चों, मैं हूँ विमला वर्मा, भाषा अध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर, नालदेहरा, शिमला। तो आज बच्चों हम 8वीं कक्षा का जो पाठ 1 है ध्वनि, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 3 में हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला पद्यांश है उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पहला पद्यांश कौन सा है। तो बच्चों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ध्यान दीजिएगा। अभी ना होगा, आपके ये शुरू की पंक्ति है। तो यहाँ से लेके आपका जो जगा एक प्रत्यूष मनोहर, यहाँ तक हमारा ये पहला पद्यांश बन जाता है। तो इस पहले पद्यांश के लिए अब हमने व्याख्या भी करनी है और एक प्रसंग भी बनाना है। अब प्रसंग बनाने के लिए हमें क्या क्या बातें चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए, हमें जो कविता है उसका नाम भी पता होना चाहिए, और उस कविता को जो लिखने वाले कवि हैं उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रसंग कैसे बनेगा इस पद्यांश के लिए, पहले पद्यांश के लिए, ध्वनि कविता का जो पहला पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3। हम पाठ्य पुस्तक का नाम पहले ही जान चुके थे जब हमने कविता आरंभ की थी कि 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम वसंत भाग 3 है। 3 की कविता ध्वनि से लिया गया है। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला इनको एक उपाधि दी गई थी। इसमें इन्होंने अपनी मृत्यु ना होने के पीछे के विश्वास का वर्णन किया है। अब बच्चों, ये जो पंक्ति लिखी गई है इसका संबंध सीधे सीधे इस पहले पद्यांश से है। इस पहले पद्यांश में कहीं ना कहीं ये बात उजागर हो रही है कि जिसमें कवि ने इस तरह का वर्णन किया है कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, और उसके पीछे उन्होंने अपना एक गहरा विश्वास दिखाया है। इसलिए हमें जब भी हम प्रसंग लिखते हैं तो हमें उस प्रसंग में जो हम पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी मुख्य बात है उसका यहाँ पे वर्णन प्रसंग में जरूर आना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो हमने इसमें मुख्य बात को यहाँ पे वर्णित कर दिया है। अब बच्चों, हम व्याख्या की ओर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों के अर्थ अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब व्याख्या करते हुए आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रसंग हम जान चुके हैं, अब हम व्याख्या की ओर जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब देखो, कवि ने पूरे विश्वास के साथ कही है ये बात कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। समाप्ति मतलब मेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी जैसे वन में कोई कोमल वसंत ऋतु का आगमन होता है, वन मतलब प्रकृति, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आने पर बहार आ जाती है प्रकृति में। पेड़ पौधे पत्तियों से, फूलों से, फलों से लद जाते हैं, और जो प्रकृति का नजारा है वह कई गुना ज्यादा मनोहर हो जाता है, आकर्षक बन जाता है, सुंदर लगता है। वैसे ही कवि को लगता है कि उनके जीवन में भी वसंत ऋतु की तरह अभी अभी खुशियों का आगमन हुआ था। तो मैंने कविता के प्रारंभ में कहा था कि वसंत का अर्थ कहीं ना कहीं खुशियों से भी उसका भाव जुड़ता है। एक ऋतु से जुड़ता है, दूसरा भाव उसका खुशियों से जुड़ता है। तो यहाँ पे कवि का भी ये जो उन्होंने गहरा विश्वास यहाँ पे
अपना बताया है, तो वो किस लिए बताया है? क्योंकि उन्हें लगता है जैसे वन में बसंत ऋतु के आने से रौनक बढ़ जाती है, चारों ओर का जो दृश्य है वह आकर्षक बन जाता है, मनोहर बन जाता है। वैसे ही उनके जीवन में भी बसंत के समान अभी अभी खुशियों का आगमन हुआ है और उन्हें लगता है कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उनको विश्वास है। अब ये आगे क्या कहते हैं, हरे हरे ये पात। पात का हमने अर्थ पढ़ा था पत्ते। पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में चारों ओर हरे हरे पत्ते जो है वृक्षों पर दिखाई देने लगते हैं और उससे जो पेड़ है वो खूबसूरत नजर आते हैं। वैसे ही कवि के जीवन में भी वसंत ऋतु की तरह एक तरह से जिसको कहते हैं कि सुखद क्षण आया है, खुशियों का सुखद क्षण आया है। डालियां कलियां कोमल गात। डालियां अर्थात पेड़ की जो टहनियां है, कलियां अर्थात जो फूल से पूर्व की अवस्था है, जब तक फूल नहीं खिलता है उससे जो पहले की अवस्था होती है उसे हम कली कहते हैं, तो बहुवचन में कलियां हो गया। कोमल गात, गात मतलब शरीर। वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कुछ ऐसा नजारा बन जाता है कि जो टहनियां हैं, कलियां हैं, उनके जो शरीर है वो कोमल कोमल दिखाई देते हैं और देखने में मन को मोह लेते हैं, मनोहर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कवि भी कहते हैं कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसी ही खुशियां अभी अभी आई है, जैसे बसंत ऋतु के आने पर पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तियां उगने लगी हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब कवि को क्या लगता है? अब उन्हें लगता है कि उनका भी कोई स्वप्न है। स्वप्न मतलब कोई इच्छा है। फिर उस अपनी इच्छा को वो क्या करेंगे? कोमल कर देंगे। इतनी कठोर उस इच्छा को नहीं बनाएंगे, इतने जिसको कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा वह नहीं बनेंगे। वो एक तरह से अपने विचारों को कोमल रखेंगे, अपनी इच्छा को कोमल रखेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। फिर मैं क्या करूंगा, कहते उस कोमल इच्छा को रखते हुए जो निद्रित कलियां हैं, जो सोई हुई, निद्रित अर्थात जो सोई हुई कलियां हैं, अभी वो फूल रूप में नहीं आई है। यहाँ पे कलियों की ओर जो उन्होंने संकेत दिया है, तो यहाँ कलियों से जो भावार्थ निकलता है वो आज की युवा पीढ़ी की ओर या आप बच्चों की ओर भी जाता है कि अभी उनको फूल अवस्था में आना है, लेकिन वो उससे पहले ही आलस्य में डूब गए हैं, निद्रा में डूब गए हैं। जो निद्रित उन्होंने कहा है, सोई हुई कलियां, निद्रित कलियां। अब उनको अपनी इच्छा को कोमल करना पड़ेगा और जो सोई हुई कलियां हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आलस्य में डूब गए हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो उनके लिए कवि क्या करना चाहते हैं? जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष होता है सवेरा। एक ऐसा सवेरा उनके सामने लाना चाहते हैं जो मनोहर हो, अच्छा हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, जिसमें सबका हित छिपा हो, ऐसा कवि चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं युवा पीढ़ी के लिए कुछ करूँगा, उनका भी कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित उनसे करवाऊंगा, जो आलस्य में डूबे हुए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, तो उन युवा पीढ़ी को, उन कलियों को मैं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाऊंगा, उन्हें उनका कर्तव्य ध्यान दिलाऊंगा, उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करूंगा। इसलिए कवि को लगता है कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है, अभी उनके जीवन में बसंत ऋतु की तरह खुशियों का आगमन ही हुआ है, इसलिए उनकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। ऐसा विश्वास कवि को अपनी, जिसको कहते हैं कि जीवन पर है, कि अभी उनका अंत
नहीं हो सकता। तो बच्चों हमने ये अभी सिर्फ पहला पद्यांश पढ़ा है, इसका हमने प्रसंग भी पढ़ा है और इसकी व्याख्या भी हमने कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूरी समझ आ गई होगी। तो आपने इस प्रसंग को भी और पहला जो हमारा पद्यांश है उसकी व्याख्या को भी अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से उसे याद भी करना है। और बच्चों बाकी कल हम अगला पद्यांश करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।